विद्यार्थी मित्रों, 11th BA में चैप्टर नंबर 5 धंधाकीय व्यवस्था के स्वरूप 1 आज हम इसका अभ्यास शुरू करेंगे और इसको कहते हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 1। तो यहाँ सबसे पहले इसकी हम थोड़ी प्रस्तावना देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप समझेंगे कि प्राचीन समय की अगर बात करें तो प्राचीन समय से ही यह व्यवस्था यानी व्यापार व्यवस्था अस्तित्व में, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि समय के साथ साथ मनुष्य की आवश्यकताओं में वृद्धि हुई। पहले तो मनुष्य जंगलों में रहता था, लेकिन धीरे धीरे वह सामाजिक जीवन जीना शुरू किया। तो आदि मानव काल से ही अगर देखा जाए तो उसकी आवश्यकताएं धीरे धीरे बढ़ने लगी, और जब आवश्यकता में वृद्धि हुई, आवश्यकता में विविधता आने लगी, तो मनुष्य अपनी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हो गया। यानी वो अपनी सारी आवश्यकताओं को एक साथ जो है वो पूर्ण नहीं कर सकता था उसकी, या उसके लिए वो असमर्थता दर्शाने लगा, और इस वजह से उसे दूसरों पर निर्भर रहने लगा या उसको दूसरों की सहायता लेने की आवश्यकता हुई। इसके बाद समाज में एक ऐसा वर्ग अस्तित्व में आया जो समाज के अलग अलग मानवों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए क्या करते थे। वे लोग अलग वस्तु है, सेवा है, मुद्रा विनिमय, इसका काम करने लगे। यानी कि समाज के ही लोगों के लिए, अलग अलग मानवों के लिए, उनकी आवश्यकता की संतुष्टि के लिए वस्तु, सेवा और मुद्रा, इन सब का विनिमय करने में अपना समय और शक्ति जो है खर्च करने लगे, और इसी वर्ग को व्यापारी वर्ग कहा गया। जब विनिमय आ गया, आपको पता है कि जब विनिमय अगर आ गया तो विनिमय का मतलब क्या हुआ, व्यापार शुरू हो गया। तो इस तरह से जो है वस्तु, सेवा और मुद्रा का विनिमय शुरू हुआ, और वहीं पर जो है व्यापार शुरू हुआ, और ऐसे वर्ग को व्यापारी वर्ग कहा गया। क्रय और विक्रय की प्रवृत्ति के लिए उसने अलग व्यवस्था किया, जैसे बाजार की व्यवस्था किया, जगह जगह हाट लगने लगे, छोटे छोटे बाजार लगने लगे, लोग खरीदी बिक्री के लिए इकट्ठा होने लगे। आप मोहनजोदारो में देखिए, जैसे फिल्मों वगैरह में, तो लोग विनिमय के माध्यम से अलग अलग जगह अपना बाजार लगा करके, कोई गेहूं लाकर चावल ले जा रहा है, कोई चावल लाकर कपड़े ले जा रहा है, ऐसे तरह तरह के वहां व्यवस्थाएं होने लगी। और इस तरह से धीरे धीरे जो है धंधा की व्यवस्था का स्वरूप भी बदलने लगा। जैसे पहले व्यक्तिगत मालकी का स्वरूप आया, व्यक्तिगत मालकी के स्वरूप के बाद शुरू हुआ साझेदारी, फिर आया हिंदू अविभक्त कुटुंब जिसको बोलते हैं HUF, और इस तरह जो है सहकारी मंडली, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी स्वरूप। तो ऐसे तमाम धीरे धीरे अस्तित्व में आने लगे, और आज हम देखेंगे कि धंधे का स्वरूप काफी विस्तृत रूप में हो गया है। तो मित्रों, हम ये कह सकते हैं कि धंधा या व्यापार जो है, या धंधा की व्यवस्था अगर हम कहें तो ये आज से नहीं है, ये आदिकाल से इसका अस्तित्व है, ऐसा हम कह सकते हैं। आगे हम सीखेंगे व्यक्तिगत मालकी के बारे में। अब व्यक्तिगत मालकी के बारे में, जिसको हम कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, तो व्यक्तिगत मालकी क्या है? तो प्राचीन काल की सबसे प्राचीन और सरल व्यवस्था धंधा की इकाई की है वो व्यक्तिगत मालकी है। इसका शुरुआत सबसे प्राचीन में हुआ था, और ये सबसे सरल व्यवस्था भी मानी जाती है। तो इस तरह से व्यक्तिगत मालकी है इस प्रकार का स्वरूप है कि जिसकी मालकी, संचालन और नियंत्रण एक ही व्यक्ति के हाथ में इसका होता है। यानी एक ही व्यक्ति इसका मालिक होता है, इसका नियंत्रण करने वाला होता है, इसका संचालन करने वाला होता है। तो आपको जो परिभाषा देना हो तो आप इसका परिभाषा से दे सकते हैं कि जिस व्यवसायिक इकाई की, धंधा की इकाई की मालिकी, नियंत्रण और संचालन एक ही व्यक्ति करता हो, उसे कहते हैं व्यक्तिगत मालिकी की इकाई। यहाँ पर पूंजी निवेश एक ही व्यक्ति करेगा, धंधा के सारे कार्य एक ही व्यक्ति करेगा, धंधा का परिणाम भी एक ही व्यक्ति को मिलेगा। तो यहाँ पर एक ही व्यक्ति होता है और वही सब कुछ होता है। एक व्याख्या दिया है लुइस हेनरी ने, उन्होंने कहा है कि एकाकी व्यापार व्यवस्था का ऐसा स्वरूप है कि जिसके शिखर पर एक ही व्यक्ति विराजमान है। यानी यहाँ पर जो धंधा की मालिक है वो एक है, जो उत्तरदायी है, यानी वो जिम्मेदार है, धंधा के कार्यों को निर्देशित करता है, और अकेले ही अगर निष्फल हुआ
तो निष्फलता का जोखिम भी अकेले उठाता है, उसका साथ देने वाला कोई नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि वो अकेला मालिक है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इस परिभाषा के आधार पर हम समझ सकते हैं कि एकाकी व्यापारी में व्यक्तिगत मालिक अकेला ही समग्र रूप से उत्तरदायी होता है। संपूर्ण व्यापार उसके मार्गदर्शन के अंतर्गत चलता है और व्यापार में हानि या दिवालियापन, ये जो भी जोखिम होता है सब उस व्यक्ति के सिर पर होता है, ऐसा कह सकते हैं। तो ये आपकी एक अर्थ और व्याख्या हो गई व्यक्तिगत मालिकी की इकाई की। अब देखते हैं जरा इसके लक्षण क्या क्या हैं। तो इसके लक्षण की बात करें तो यहाँ पर पहला लक्षण है कि स्थापना की सरलता। व्यक्तिगत मालिकी की स्थापना की विधि बहुत ही सरल है, क्योंकि इसमें कोई कानूनी उलझन नहीं है। ऐसा नहीं कि कानून से या कानून के द्वारा उसकी कोई विधि या प्रश्न करना होता है, ऐसी कोई व्यवस्था करने की इसमें जरूरत नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको ये बताना है कि इस पद्धति के अंदर कानून की उलझन न होने से यह बहुत ही सरल इसकी स्थापना करना है। और वैध व्यापार कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान पर इसको प्रारंभ कर सकता है, यानी इसके लिए कोई यहाँ पर जब कानूनी कोई किसी तरह का कोई प्रावधान नहीं है या किसी तरह कोई वो मतलब उलझन नहीं है, तो कोई भी व्यक्ति इसको आराम से या आसानी से सरलता से शुरू कर सकता है। तो इसकी स्थापना बहुत ही सरल है। पूंजी की बात करें तो व्यक्तिगत मालिकी में मालिक स्वयं पूंजी लगाता है, जो मालिक होता है वही पूंजी लगाता है। यदि उसे पूंजी कम लगती है तो धन उधार लेकर धंधा में लगा देता है और इस तरह से वह उधार के पैसे से या उधार पैसा जो वापस करने का होता है उसके दायित्व का वो मालिक बनता है, यानी वो उधार करने की जिम्मेदारी भी उसकी होती है या उधार वापस करने की भी जिम्मेदारी उसकी होती है। तो पूंजी यहाँ लगाने वाला व्यक्ति एक है और वही पूंजी लगाता है, चाहे उधार की चाहे अपनी पूंजी लगाए। अब आता है तीसरा पॉइंट, व्यवस्था शक्ति। व्यवस्था शक्ति की बात करें तो व्यक्तिगत मालिक स्वयं ही धंधा का व्यवस्थापक होता है, क्योंकि वो जब वो पूंजी लगाने वाला व्यक्ति है, धंधा शुरू करने वाला व्यक्ति है, तो फिर वह व्यक्तिगत मालिक ही स्वयं होता है और स्वयं व्यवस्थापक होता है। सामान्य रूप से मालिक स्वयं ही क्रय और विक्रय या वसूली का कार्य या हिसाब का कामकाज या अन्य व्यवस्था जो भी है वो सारी व्यवस्था एक ही व्यक्ति संभालता है। वह स्वयं ही धंधा का मालिक है और स्वयं ही संचालक है। आवश्यकता हो तो परिवार के सदस्य, संबंधियों या वेतन भोगी व्यक्ति की सहायता भी ले सकता है। किसी को अपने नया नौकरी पर रख सकता है वेतन दे करके, या वो किसी अन्य को भी अपने हेल्प के लिए वो रख सकता है, वो उस पर निर्भर करता है। तो आपने देखा कि व्यवस्था शक्ति है अकेले व्यक्ति के हाथ में होती है। उसके बाद आता है पॉइंट अगला है कार्य स्वतंत्रता। कार्य स्वतंत्रता की बात करें तो व्यक्तिगत मालिक धंधे में मुक्त वातावरण अनुभव करता है, क्योंकि उसके ऊपर कोई दबाव नहीं होता है या उसके ऊपर कोई उसका मालिक नहीं होता है, इसलिए वो कार्य के रूप में जो है वो स्वतंत्र रहता है और स्वतंत्रता से अपना सारा काम कर सकता है। साथ साथ धंधा की यह कार्य अपनी सूझबूझ और योग्यता के अनुसार और स्वतंत्रता के साथ करता है, उसको किसी के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होती है। उसके बाद है शीघ्र निर्णय। जब वह व्यक्ति स्वतंत्र है तो कोई भी निर्णय लेना हो तो किसी से पूछने उसको जाना नहीं है। इस वजह से वह निर्णय भी अगर कोई लेना हो तो शीघ्रता से निर्णय ले सकता है, उसको किसी की सलाह या मशवरे की वहां जरूरत नहीं है। अगला पॉइंट है दायित्व। दायित्व में आप बता सकते हैं कि व्यक्तिगत मालिक का देना चुकाने का दायित्व असीमित होता है, अमर्यादित होता है। अगर व्यक्ति का जो है कोई दायित्व इतना हो गया कि उसको धंधा बेचने से भी नहीं चुका सकता है तो उसको अपनी व्यक्तिगत संपत्ति भी बेचनी पड़ सकती है। तो उसका दायित्व अमर्यादित है, असीमित है। असीमित दायित्व अर्थात पीढ़ी का देना चुकाने के लिए लेनदार मालिक की निजी संपत्ति पर भी दावा कर सकता है। जो उससे पैसा मांगता है वो उसकी निजी संपत्ति पर भी दावा करके अपना वसूली कर सकता है। अन्य प्रकार से कहा जाए तो मालिक को धंधा में हानि या उसका ऋण बढ़ता जाए या धंधा की संपत्ति ऋण चुकाने के लिए अपूर्ण हो तो धंधा का मालिक निजी संपत्ति में से अतिरिक्त ऋण या जो भी ऋण बचे ना चुका पाए उसको पूरा करने का उसको दायित्व होता है या उसको चुकाना पड़ता है। अगला पॉइंट है रहस्यों की गुप्तता।
धंधे का बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि धंधे के अंदर कोई भी रहस्य है उसको किसी के सामने प्रस्तुत नहीं किया जाता, किसी के सामने बताया नहीं जाता है। तो यहाँ पर एक फायदा ये है कि कोई भी रहस्य है उसकी गुप्तता बनाए रखने के लिए एक ही मात्र मालिक होने से रहस्य को आराम से गुप्त रखा जा सकता है। यहाँ पर बात किसी से शेयर नहीं हो सकती है। अगला पॉइंट है निजी संपर्क। व्यक्तिगत मालिकी में जो व्यापार का कार्य क्षेत्र है वो सीमित है और इस कारण से ग्राहक जो है वो निजी स्तर पर या संपर्क रख सकते हैं। ग्राहकों की परिवर्तित या उनकी जो है अभिरुचि या आवश्यकता या फैशन या मांग आदि को ध्यान में रख करके ग्राहकों को अधिक संतोष दिया जा सकता है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं कि निजी संपर्क भी इसके द्वारा शक्य है या निजी संपर्क भी किया जा सकता है और निजी संपर्क किसके द्वारा हो सकता है? व्यक्तिगत मालिक के द्वारा। और अंतिम है मालिकी और संचालन का एक। यहाँ पर मालिकी और संचालन, मालिक एक है तो वही मालिक है वही संचालन करता है। तो इस तरह से मालिक और संचालक एक होने की वजह से दोनों में एकता होती है। इसलिए विविध धंधकीय संस्थाओं में मालिक और संचालक अलग अलग होते हैं तो जो वहां समस्याएं होती हैं वह समस्याएं यहाँ देखने को नहीं मिलती हैं। इसके बाद विद्यार्थी मित्रों अगला पॉइंट आता है लक्षण के बाद, और वो अगला पॉइंट है आपका जो है व्यक्तिगत मालिकी का लाभ क्या है। तो आपने लाभ भी लगभग लक्षण में देख ही लिया, तो थोड़ा एक बार रिपीट कर लेते हैं। जैसे कि सरल स्थापना विधि, पहला लाभ इसका है कि व्यक्तिगत मालिकी की स्थापना की विधि बहुत सरल है। इसमें कोई कानूनी प्रक्रिया, कोई प्रोसेस नहीं करना पड़ता है। इस प्रथा में किसी प्रकार के दस्तावेज तैयार नहीं करने पड़ते। कानून की कोई अटपटी या जटिल सुविधा या कोई विधि से गुजरना नहीं पड़ता है। और अन्य पूंजी वाला, अशिक्षित या असामान्य कुशलता वाला व्यक्ति भी अगर चाहे तो धंधा आराम से शुरू कर सकता है, यानी इसमें कोई बहुत ज्यादा ज्ञान की उसको जरूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट है अल्प पूंजी। यहाँ पर पूंजी बहुत बड़े पैमाने पर नहीं चाहिए, थोड़ी सी पूंजी में भी अपना धंधा, अपना व्यापार शुरू हो सकता है। तो क्योंकि व्यक्तिगत मालिकी का स्वरूप छोटा होता है, इस वजह से अधिक द्रव्य की आवश्यकता होने पर मालिक उधार लेकर भी अपनी पूंजी लगा सकता है, यानी इतना वो सक्षम रहता है। फिर आता है योग्यता के अंतर्गत आप बता सकते हैं इसके अंदर कि मालिक जो है वह अपने जितने भी जो भी रहस्य हैं उसको गुप्त रख सकता है। और व्यक्तिगत मालिकी स्वरूप में एक ही व्यक्ति के पास संपूर्ण अधिकार होने से धंधा के सौदे संबंधी, धंधा के हिसाब संबंधी, धंधा की सफलता की चाबी संबंधी ये सारी बातों को गुप्त रखता है, वो किसी से शेयर नहीं करता है। व्यापार के अन्य स्वरूपों की तुलना में इस स्वरूप के रहस्यों की गुप्तता ज्यादा अच्छी तरह से बनी रह सकती है। तो सबसे बड़ा इसमें लाभ इसका ये है गुप्तता का। उसके बाद है निर्णय। अब निर्णय में व्यक्तिगत मालिक धंधा विषयक बातों का सर्वोपरि निर्णायक होता है, एक ही मालिक है वो, और इस वजह से धंधा के महत्वपूर्ण निर्णय भी वही लेता है। और उस निर्णय में जैसे बाजार की दिशा और परिवर्तित संयोगों में उसको कोई निर्णय लेना है तो उसको किसी से सलाह मशवरा की ज्यादा जरूरत नहीं है, या कोई उसको कहे या उसकी किसी बात को मानने की जरूरत नहीं है, वो अकेले ही निर्णय लेने में सक्षम है, इसलिए उसका निर्णय शीघ्रता से हो सकता है। फिर आता है व्यक्तिगत संपर्क। व्यक्तिगत संपर्क में आप बता सकते हैं कि व्यक्तिगत मालिकी में मालिक और संचालन दोनों एक होता है। धंधा का संचालन का सूत्र मालिक के हाथ में होने से ग्राहक, कर्मचारी, लेनदार तथा व्यक्तिगत एवं निजी जीवन संपर्क जो होता है उसको वो रख सकता है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रखना पड़ता, उसको किसी पर आधारित नहीं होना होता है। परिवर्तनशील व्यापार प्रवाह, फैशन व ग्राहकों की रुचि के अनुसार उत्पादन और वितरण की व्यवस्था आवश्यक परिवर्तन करके स्वयं को बाजार में वो टिकाए रख सकता है, और इस वजह से उसको किसी पर आधारित भी नहीं होना पड़ता है। तो व्यक्तिगत संपर्क खुद का होता है, किसी की उसको जरूरत नहीं पड़ती है। अगला पॉइंट है परिवर्तनशीलता। व्यक्तिगत मालिकी में परिवर्तित संजोगों के साथ साथ मालिक अपने व्यापार में आवश्यक परिवर्तन भी अगर चाहे तो बहुत सरलता से कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो शीघ्र निर्णय कर सकता है, सतत वह जागृत रहता है अपने धंधा के प्रति, और इस तरह से कोई भी परिवर्तन उसको लाना है अपने धंधे के अंदर तो वो परिवर्तन भी आसानी से ला सकता है।
तो इसलिए उसको सबसे बड़ा फायदा परिवर्तनशीलता का होता है। अगला आता है टैक्स या कर। व्यक्तिगत मालिकी धंधा का आय मालिक की होती है और मालिक की होने की वजह से जो है उसका आवक भी लिमिट में ही होता है, अर्थात उस पर व्यक्ति द्वारा करने वाले आय का दर लागू पड़ता है। अगर यानी कि जो व्यक्ति कमाने वाला व्यक्ति है उसका आयकर का जो दर लागू होता है वो इस पर लागू होता है। तो सामान्य रूप से व्यक्तिगत मालिकी के धंधा का कद छोटा होने की वजह से आय कम होती है और जिससे कर का बोझ भी उस पर क्या होता है, हल्का होता है, ज्यादा कर उसके ऊपर कर भार नहीं होता है। फिर आता है अल्प कानूनी नियंत्रण। तो कानूनी नियंत्रण के बारे में अगर हम बात करें तो व्यापार व्यवस्था में अन्य स्वरूपों की तुलना में व्यक्तिगत मालिकी पर कानूनी कम नियंत्रण होते हैं। कानूनी जो है इसके ऊपर नियंत्रण की प्रमाण कम होते हैं। पूंजी में कमी वृद्धि करने के लिए किसी की सहमति की आवश्यकता नहीं होती, कोई कानून की जरूरत नहीं होती है। उसी तरह धंधा में कद सीमित होने से कानूनी नियंत्रण भी कम होते हैं। तो इस तरह से कानूनी नियंत्रण के अगर बात करें तो ये व्यक्तिगत मालिकी में कम होता है। अब विद्यार्थी मित्रों अंतिम पॉइंट आज का है, ये है सीमाएं। तो व्यक्तिगत मालिकी की कुछ सीमाएं भी हैं। जैसे पहला है कि सीमित पूंजी, अल्प पूंजी या सीमित पूंजी के बारे में आप बात करें तो व्यक्तिगत मालिकी में ये विशिष्ट लाभ तो हम बता दिए उसको, लेकिन औद्योगिक क्रांति के पश्चात व्यापारी इकाइयों का कद बढ़ता जा रहा है और इसके लिए आवश्यक पूंजी प्राप्त करने के लिए मालिक को संभव नहीं होता कि वो अकेले पूंजी लगा सके। तो बड़े पैमाने पर कच्चा माल खरीदना, यंत्र खरीदना, माल का संग्रह करना, ये सारी चीजें उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। तो जो सीमित पूंजी से शक्य नहीं है, तो सीमित पूंजी ये इसकी पहली मर्यादा बता सकते हैं, क्योंकि खर्च को पूरा करने के लिए उसके पास लिमिटेड जो पूंजी है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं होती है। दूसरा है असीमित दायित्व। व्यक्तिगत मालिकी के अंतर्गत आपने देखा कि सीमित जो है दायित्व जो है असीमित है या अमर्यादित है, इसलिए वो अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो सकता है। तो यदि धंधा संपत्ति और लेना की तुलना में अगर देना बढ़ जाए, यानी व्यक्ति का दिवालियापन हो जाए, तो उसके जो है संपत्ति को या उसकी निजी संपत्ति को बेचकर भी ऋण चुकाना पड़ता है। इस प्रकार धंधा का जोखिम मालिक को स्वयं उठाना पड़ता है। लेकिन अगर वहां पर दो से अधिक मालिक हों तो शायद वो जिम्मेदारी या वो दायित्व दोनों में बढ़ जाता है, तीनों में बढ़ जाता है। फिर आता है अल्प आयु। अब यहाँ बता सकते हैं कि धंधा का मालिक की मृत्यु अगर हो जाए या वो दिवालिया घोषित हो जाए या वो पागल हो जाए तो ऐसे संजोगों में धंधे का अंत आ सकता है। क्यों? क्योंकि उसके उत्तराधिकारी जो हैं वो धंधा चलाने में अगर अयोग्य हैं या धंधा चलाने में संभव उनके हाथ में नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में वो धंधा उनको बंद करने के अलावा कोई विकल्प रहता नहीं है। तो धंधे का आयु जो है वो बहुत कम होता है, बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाता है, ऐसा आप कह सकते हैं। चौथा पॉइंट इसके बाद है सीमित कार्य क्षमता। अब यहाँ पर व्यक्तिगत मालिकी की संस्था जो है यह बहुत छोटे पैमाने पर होती है और इसके अंदर प्रत्येक व्यक्ति की कार्य करने की एक सीमा होती है, एक मर्यादा होती है। क्योंकि मालिक स्वयं संचालक है, वो भले ही कितना बुद्धिमान है, लेकिन बहुत सी मर्यादाएं उसके लिए अवरोध रूप बन जाती हैं। आधुनिक युग में धंधा चलाने के लिए विविध प्रकार का ज्ञान की जरूरत है, कौशल्य की जरूरत है, जो एक ही व्यक्ति के पास सब नहीं है। लेकिन अगर धंधादारी व्यक्तियों में वह कई लोगों से अपने विचारों का आदान प्रदान करे तो उसके लिए फायदेमंद होता है। लेकिन ये मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वो सारे निर्णय, सारे संचालन का काम खुद संभालता है। इस वजह से ये विचारों का आदान प्रदान यहाँ पर मुश्किल हो जाता है, तो उसकी कार्य क्षमता भी सीमित हो जाती है। अगला है कि निर्णय में भूल की संभावना। यहाँ भी वही चीज आता है कि मालिक धंधा का अकेला मालिक है, स्वयं निर्णय लेता है, दूसरों पर आधारित नहीं होता है। तो इसके परिणाम स्वरूप दूसरों के पास से विशिष्ट ज्ञान या बुद्धि का लाभ उसे प्राप्त नहीं होता है। उसके पास जो भी समझ में आता है वो अपने समझ से ही काम करता है। तो ऐसा हो सकता है कि उसके द्वारा लिया गया निर्णय हमेशा सही ना हो, कभी कभी उसका निर्णय लिया गया गलत भी हो सकता है। तो गलत निर्णय अगर हो गया, भूल की संभावना हो गई उसके अंदर, तो उसके धंधे को नुकसान हो सकता है। और अंतिम पॉइंट है विशाल पैमाने पर व्यापार के लाभ का अभाव। व्यक्तिगत मालिकी में मर्यादित पूंजी के कारण व्यापार सीमित रहता है
और असीमित दायित्व के कारण व्यापारी बड़ा साहस करने में तैयार नहीं होता है, क्योंकि उसमें जोखिम ज्यादा है, तो ज्यादा जोखिम लेने को अकेला व्यक्ति तैयार नहीं होता है। और लघु पैमाने पर या छोटे पैमाने पर क्रय विक्रय होने से जो विशाल पैमाने का क्रय विक्रय का लाभ होता है, वो लाभ व्यक्तिगत संस्था को नहीं मिल पाता है। तो इस तरह से विशाल पैमाने पर व्यापार का जो भी लाभ होता है वह व्यक्तिगत इकाई की मालिकी को नहीं मिल पाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज का टॉपिक हम यहाँ पूरा करते हैं और अगले टॉपिक में हम लेंगे हिंदू अविभक्त कुटुंब के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार।